हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी से लेकर बहुविकल्पीय प्रश्न जो एनटीए नेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं में पूछा गया है। हम इस चैनल पर जो भी प्रश्नों को हल कर रहे हैं वो पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, यूपी पीजीटी हो, एमपी पीजीटीबी हो या अन्य स्टेट में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, स्टेट लेवल परीक्षा। इनमें से किसी भी प्रकार की अगर परीक्षा इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेके हो रही है तो उन सभी में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम। प्रश्न नंबर 1 है, भारत ने उद्योगों को रणनीतिक तथा गैर रणनीतिक उद्योगों में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित में से किन उद्योगों को रणनीतिक उद्योगों में सम्मिलित किया जाता है? पहला रक्षा उद्योग, दूसरा परमाणु उद्योग, तीसरा बैंकिंग सेवाएं और चौथा रेलवे परिवहन। इन सभी प्रश्नों के हमें कोड दिए गए हैं तो हम एक बार कोड को देख लेते हैं। पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, तीसरा है पहला तीसरा और चौथा है केवल पहला दूसरा और चौथा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला दूसरा और चौथा। भारत सरकार ने उद्योगों को रणनीतिक या गैर रणनीतिक उद्योगों में वर्गीकृत किया है और रणनीतिक उद्योगों में सम्मिलित हैं पहला बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं, दूसरा रक्षा उद्योग, तीसरा परमाणु उद्योग, चौथा परिवहन और दूरसंचार, पांचवा बिजली, पेट्रोल, कोयला और अन्य। प्रश्न नंबर 2 है, रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच अंतर्राज्यीय व्यापार को संभव बनाने के लिए कौन सी दशा का होना आवश्यक है? पहला निरपेक्ष लागत अंतर, दूसरा समान लागत अंतर, तीसरा तुलनात्मक लागत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कोऑपरेटिव कॉस्ट डिफरेंस, तुलनात्मक लागत अंतर। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में बताया कि दो देशों के बीच व्यापारिक संबंध होने के कारण लागतों में निरपेक्ष अंतर नहीं पाया जाता बल्कि आगतों में तुलनात्मक अंतर पाया जाता है। प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिससे उसकी उत्पादन की तुलनात्मक लागत सबसे कम हो। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में श्रम को ही एकमात्र उत्पादन का साधन माना है जिससे दोनों वस्तुओं के निर्माण को श्रम लागत अर्थात प्रत्येक के उत्पादन में लगी श्रम इकाइयों की संख्या निर्धारित करती है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में टेलीकॉम की नियामक संस्था कौन सी है? पहला ट्राई, दूसरा सेबी, तीसरा एचटीएमएल और चौथा बीएसएनएल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ट्राई। भारत में टेलीकॉम की नियामक संस्था टेलीकॉम है जिसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत वर्ष 1997 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 4 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 2014 में शुरू किया गया। दूसरा, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना एवं निवेश को सुगम बनाना है। तो हमें कोड दिए गए हैं, पहला केवल एक सही है, दूसरा केवल दो सही है, तीसरा पहला और दूसरा दोनों सही हैं और चौथा है ना तो और एक नहीं दो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना
एवं निवेश को सुगम बनाना है। मेक इन इंडिया पहल का एक मुख्य उद्देश्य भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। इसके तहत देश के युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। योजना की शुरुआत के कुछ समय बाद ही वर्ष 2015 में भारत ने अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए प्रत्येक विदेशी निवेश में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया था। प्रश्न नंबर 5 है, औद्योगिक क्षेत्र ने प्रतिगामी एवं मंदी के दौर का सामना किस अवधि में किया? पहला 1965 से 1980, दूसरा 1950 से 1965, तीसरा 1990 से 2005 और चौथा है 1980 से 1995। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 1965 से 1980। इसमें महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने 4 चीज़ें करी, मतलब 4 स्टेप में इसको किया था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर हम पहले की बात करते हैं तो उच्च विकास का चरण आया था जो 1950-51 से चालू होकर 1965 एवं 66 तक चला। ये पहले चरण की बात हुई। अब अगर हम दूसरे चरण की बात करते हैं तो औद्योगिक मंदी और संरचनात्मक अभियान जो 1966 से 1980 में चला। अब इसी में तीसरा चरण भी आया था, औद्योगिक सुधार की अवधि जो 1981 से 1991 तक चला। और लास्ट आता है फोर्थ स्टेप, जिसे सुधार चरण के नाम से भी हम जानते हैं। ये 1991 से अब तक चल रहा है। तो आप सभी इनके सन याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, एमएसएमई की नई परिभाषा में लघु उद्योगों के निवेश की सीमा बढ़ाई गई है। पहला 50 लाख के टर्नओवर तक, दूसरा 25 लाख के टर्नओवर तक, तीसरा है 75 लाख के टर्नओवर तक और चौथा है 1 लाख के टर्नओवर तक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1 लाख के टर्नओवर तक। एमएसएमई की नई परिभाषा में लघु उद्योगों की निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक बढ़ाई गई है, जिससे एमएसएमई क्षेत्र टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का लाभ उठा सके। एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति तथा कुशलता बढ़ाने के लिए अनारक्षण की नीति अपनाई गई है। प्रश्न नंबर 7 है, डिवेंचर होल्डर कंपनी के होते हैं। पहला शेयरधारक, जिन्हें हम शेयर होल्डर भी कहते हैं, दूसरा ऋणदाता, तीसरा ऋणी और चौथा निर्देशक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऋणदाता। डिवेंचर होल्डर कंपनी के ऋणदाता होते हैं। डिवेंचर कंपनी द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र होता है जिस पर कंपनी की मोहर होती है और जिस पर मूलधन, ब्याज की दर व ऋण वापस करने का तरीका लिखा होता है। डिवेंचर धारक एक निश्चित ब्याज दर पाने के योग्य हो जाते हैं। इस ब्याज दर को कूपन रेट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, विदेशी प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू हुआ? पहला 1 मई सन 2000, दूसरा 1 जून सन 2000, तीसरा 1 जुलाई सन 2000 और चौथा है 1 अगस्त सन 2000। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 1 जून सन 2000। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को पारित किया गया और 1 जून सन 2000 से आंशिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। नए विवाद में फेमा के अंतर्गत आय पर पुराने विवाद फेरा के अंतर्गत 2002 तक रहे। इस प्रकार फेमा की अगर हम बात करें कि ये पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो सन 2002 में लागू हुआ। लेकिन चूंकि हमसे यहाँ पे प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ पूछा गया है, तो लागू ये कब हुआ है, 1 जून सन 2000 को।
प्रश्न नंबर 9 है, भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? पहला अप्रैल 1948, दूसरा अप्रैल 1949, तीसरा अप्रैल 1956 और चौथा अप्रैल 1980। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 1948। भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव संसद में रखा। इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक विचारधारा स्वीकार की गई, जिसमें औद्योगिक विकास के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों पर बल दिया गया। प्रश्न नंबर 10 है, लघु कारखाना विधेयक लघु विनिर्माण इकाइयों में काम करने और सेवा क्षेत्रों का विनियमन करता है जो रोजगार प्रदान करता है। पहला 20 श्रमिकों से कम को, दूसरा 30 श्रमिकों से कम को, तीसरा 40 श्रमिकों से कम को और चौथा है 50 श्रमिकों से कम को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 40 श्रमिकों से कम। लघु कारखाना विधेयक लघु विनिर्माण इकाइयों में काम करने और सेवा शर्तों का विनियमन करता है जो 40 श्रमिकों से कम श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति शुरू की गई। पहला 2015, दूसरा 2016, तीसरा 2017 और चौथा 2018। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 2016। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 2016 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य विस्तृत अन्वेषण गतिविधियों पर सार्वजनिक व्यय को प्राथमिकता देकर निजी क्षेत्र की उच्च भागीदारी की अनुमति देकर देश में खनिज अन्वेषण तेजी से लाना चालू कर दिया है। प्रश्न नंबर 12 है, साख बाजार निम्न में से किस बाजार के अंतर्गत आता है? पहला संगठित बाजार, दूसरा गिल्ड एज्ड बाजार, तीसरा औद्योगिक प्रतिभूति बाजार और चौथा है असंगठित बाजार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। साख बाजार औद्योगिक प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत आता है। साख बाजार को मुद्रा बाजार भी कहते हैं। साख बाजार एक ऐसा सेंटर है जहां अल्पकालीन स्वभाव की मौद्रिक संपत्तियां या प्रतिभूतियां सामान्यतः 1 वर्ष से कम अवधि के व्यवहार में होती हैं। मुद्रा बाजार या साख बाजार वह माध्यम है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 13 है, नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत नीचे दिए गए सभी क्षेत्रों में से किस एक को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक है? पहला वस्त्र, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस, तीसरा सिगरेट या तंबाकू और चौथा निर्दिष्ट खतरनाक रसायन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत वस्त्रों को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी अन्य चीज़ें जितनी भी दी गई हैं तो 2010 के अनुसार अब केवल 5 मद ही हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अति अनिवार्य है। पहला अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों का निर्माण, दूसरा तंबाकू के सिगार एवं सिगरेट तथा तंबाकू से बनी कोई भी वस्तु, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस और चौथा है औद्योगिक विस्फोटक और पांचवा है जोखिम वाले रसायन। इन 5 चीज़ों के लिए आप अगर बिना लाइसेंस के कार्य करते हैं तो आपकी संस्था को सील किया जा सकता है और आप पर औद्योगिक नीति के अकॉर्डिंग कार्रवाई भी की जाएगी। प्रश्न नंबर 14 है, अनुचित व्यापार
व्यवहार किसमें शामिल किया जाता है? पहला फेरा, दूसरा फेमा, तीसरा MRTP एक्ट और चौथा है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, MRTP एक्ट। निजी क्षेत्र में एकाधिकारी शक्ति या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के अध्ययन के लिए सरकार ने KC दासगुप्ता की अध्यक्षता में एकाधिकारी जांच आयोग का गठन किया। 1964 में किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1965 में दी। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 में पारित हुआ, जो जून 1970 से लागू हुआ। राघवन समिति की सिफारिश पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर पुनः प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 प्रतिस्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 15 है, औद्योगिक बीमारी के कारण हैं। पहला कुप्रबंधन, दूसरा विदेशी प्रतिस्पर्धा का बढ़ता प्रभाव, तीसरा क्षमता का अपूर्ण विदोहन और चौथा है सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, सभी सही हैं। औद्योगिक रुग्णता से आशय किसी औद्योगिक इकाई के निरंतर खराब प्रदर्शन से है, जिसके कारण वह घाटे में चलती है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक औद्योगिक बीमार इकाई वह है जिसने पिछले साल घाटा सहा है और वर्तमान वर्ष तथा इसके अगले वर्ष में भी घाटे में ही रहेगी। साथ ही साथ इसके वित्तीय संरचना में भी अस्थिरता तथा विसंगति पाई जाएगी। औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 के अनुसार औद्योगिक इकाई वह है जो किसी वित्तीय वर्ष के अंत में अपनी निवल मूल्य के बराबर या इससे अधिक के नुकसान में है। कुप्रबंध विदेशी प्रतिस्पर्धा का बढ़ता प्रभाव, क्षमता का अपूर्ण विदोहन इसके प्रमुख कारण हैं। प्रश्न नंबर 16 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका है? पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि क्षेत्र की सकल मूल्यवर्धन में लगभग 18.8% की हिस्सेदारी है। GVA में उद्योगों की वर्तमान भागीदारी 28% है। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है? पहला, इसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई। दूसरा, इसकी स्थापना राघवन समिति की सिफारिश पर हुई। हम इसके कूट देख लेते हैं कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। दूसरा है पहला और दूसरा दोनों सही नहीं है। तीसरा केवल एक सही है और चौथा केवल दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, दोनों सही है। राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार अधिनियम 1969 को निरस्त कर दिया गया। इसके स्थान पर अधिनियम 2002 लाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन सन 2003 में किया गया। हालांकि यह 2009 तक पूरी तरह कार्यरत हो गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार थे। तो यहाँ पे आपका एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार थे। प्रश्न नंबर 18 है, औद्योगिक
अब स्फीति का सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? पहला लॉस, दूसरा वेबर, तीसरा किस्टॉलर और चौथा लर्नर। तो यहाँ पे हमारे कूट दिए गए हैं कि पहला और दूसरा सही है, केवल पहला सही है, पहला दूसरा और तीसरा सही है, और चौथा है पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा सही है। केंद्रीय स्थान सिद्धांत, यह सिद्धांत क्रिस्टलर व लॉस द्वारा प्रतिपादित किया गया है जो विपणन संवेदनशील क्रियाओं पर आधारित है। यह सिद्धांत विपणन केंद्रों का श्रेणीबद्ध तरीका है। प्रश्न नंबर 19 है, किस औद्योगिक नीति के प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में सामरिक महत्व की भूमिका दी है? पहला 1948 के, दूसरा 1956 के, तीसरा 1977 के और चौथा 1980 के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1956 के। औद्योगिक नीति 1956 ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में सामरिक महत्व की भूमिका दी है। इसे भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजी की बाइबल के रूप में भी हम जानते हैं। प्रथम वर्ग में 17 उद्योगों को रखा गया था जिनका विकास सरकार को करना था, और 12 और दूसरी जब इसके सेकंड स्टेप की बारी आई तो 12 उद्योगों को रखा गया जिनके विकास में अधिक से अधिक भागीदारी सरकार को देने का प्रावधान किया गया। यह निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए खुला था। अब बात आती है तीसरे स्टेप की, तो उन से सभी उद्योगों को रखा गया जो दोनों वर्गों के अंतर्गत नहीं आते थे। इनका विकास करने के लिए निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। प्रश्न नंबर 20 है, 1969 का MRTP अधिनियम है? पहला 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, दूसरा 1978 के औद्योगिक नीति अधिनियम में विलयन कर दिया गया, तीसरा मजदूर संघ अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, और चौथा है 1991 के औद्योगिक नीति अधिनियम में विलयन कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 1999 में BS राघवन की अध्यक्षता में सरकार ने प्रतिस्पर्धा नीति तथा कानून समिति गठित की, जिसका प्रमुख उद्देश्य एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकने के स्थान पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सन 2000 में दी, जिसमें MRTS एक्ट और MRTP कमीशन को समाप्त कर उसके स्थान पर नए प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की स्थापना की गई। इसके आधार पर 2002 में पारित हुआ और 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग लागू किया गया। ठीक, तो ये 2002 में प्रस्तावित हो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। प्रश्न नंबर 21 है, औद्योगिक लाइसेंस की नीति जांच कमेटी 1967 में किस अध्यक्षता में बनी थी? पहला RK हजारी, दूसरा PC महालनोबिस, तीसरा दत्त S और चौथा BKRV राव। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, दत्त S। जुलाई 1967 में डॉक्टर सुबिमल दत्त, जिसे हम S दत्त के नाम से जानते हैं, की अध्यक्षता में औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच कमेटी गठित की गई, जिसमें अपनी रिपोर्ट जुलाई 1964 में पेश की, जिसमें पहले रूप में आता है लाइसेंस लेकर उनका प्रयोग ना करना, दूसरा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना परंतु व्यवहार में इसके ठीक उल्टा होना,
औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना तथा इस नीति से क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि करना है। दत्त समिति के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु को 1955 से 66 के बीच दिए गए लाइसेंसों में से 62% लाइसेंस प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में उद्योगों तथा विदेशी मुद्रा के निम्नलिखित में से कुछ अधिनियमों पर विचार करें। पहला, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा। दूसरा, औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम IDRA। तीसरा, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। और चौथा है विदेशी मुद्रा एवं विनिमय अधिनियम। तो हमारे ऑप्शन है कि तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला सही है। तीसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला सही है। और चौथा, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला सही है। तो अब हम इनकी ज़रा बात कर लेते हैं कि औद्योगिक विकास एवं अगर हम विनियमन अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम को 1951 में पारित किया गया था। दूसरे नंबर पर आता है हमारा एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम, ये 1969 में आया था। तीसरा है हमारा विदेशी मुद्रा एवं विनियमन अधिनियम, जो हमारा 1973 में आया था। तीसरा, चौथा और पहला। एक मिनट, हमने ये 19 यहाँ पे ही गलत लिख दिया है। ठीक, ये कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे 1951। ठीक, अब हमारा ये सही हो गया। पहले आएगा हमारा 1951 औद्योगिक विकास एवं विनिमय अधिनियम। दूसरे नंबर पर आएगा हमारा एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, जो 1969 में लागू हुआ। तीसरे नंबर पे आएगा हमारा विदेशी मुद्रा एवं विनियमन अधिनियम, जो 1973 में आया। और चौथे नंबर पर आएगा हमारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन, जो 1999 में आया था, 1999। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? पहला 1981, दूसरा 1971, तीसरा 1991 और चौथा सन 2001। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1991। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 से लागू की गई। वर्ष 1990 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए भारत सरकार ने कई आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा घोषित यह आर्थिक नीति वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण पर केंद्रित है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। पहला 1947 में, दूसरा 1948 में, तीसरा 1956 में और चौथा 1957 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 1948 में। भारत में सर्वप्रथम मिश्रित अर्थव्यवस्था औद्योगिक नीति 1948 में अपनाई गई थी। इस औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका पर बल दिया गया। प्रश्न नंबर 25 है,
भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया बॉन्ड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? पहला वाणिज्य मंत्रालय, दूसरा उद्योग मंत्रालय, तीसरा वित्त मंत्रालय और चौथा गृह मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वाणिज्य मंत्रालय। विश्व बाजार में भारतीय उत्पादों की छवि बेहतर बनाने और भारतीय निर्यातों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने इंडिया बॉन्ड इक्विटी फंड 11 जुलाई 1996 को स्थापित किया था। फंड का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत में निर्मित लेबल को गुणवत्ता, प्रतिद्वंदात्मक मूल्य तथा विश्वसनीयता का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान के लिए सुझाव देने के लिए गोस्वामी समिति की नियुक्ति की गई। पहला 1991 में हुई थी, दूसरा 1993 में हुई थी, तीसरा 1995 में हुई थी और चौथा 1990 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1993 में हुई थी। अप्रैल 1993 में औद्योगिक रुग्णता पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान के डॉक्टर ओमकार गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट 13 जुलाई 1993 को वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में परिभाषा बदलने के साथ साथ रुग्ण औद्योगिक कंपनी जो बीमार कंपनियां थी अधिनियम में परिवर्तन करने तथा औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की भूमिका में परिवर्तन करने की बात की थी। प्रश्न नंबर 27 है, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए विनिवेश की स्थापना की गई। पहला अगस्त 1994 में, दूसरा अगस्त 1995 में, तीसरा अगस्त 1996 में और चौथा है अगस्त 1997 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अगस्त 1996 में। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए विनिवेश आयोग की स्थापना अगस्त 1996 में की गई। विनिवेश आयोग की स्थापना विनिवेश आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। इसकी कमान जीवी रामकृष्ण को सौंपी गई। केंद्रीय बजट 2022-23 में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश में 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से किस समिति ने एमआरटीसी एक्ट के स्थान पर कंपटीशन लॉ की सिफारिश की थी? पहला के.एन. राज कमेटी, दूसरा बी.एस. राघवन कमेटी, तीसरा आबिद हुसैन कमेटी और चौथा दीपक पारख कमेटी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बी.एस. राघवन कमेटी। एस राघवन समिति ने एमआरटीपी एक्ट के स्थान पर कंपटीशन लॉ की सिफारिश की थी। अक्टूबर 1999 में राघवन की अध्यक्षता में सरकार ने प्रतिस्पर्धा समिति तथा कानून समिति गठित की, जिसका प्रमुख उद्देश्य एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकने के स्थान पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 22 मई सन 2000 को दी, जिससे एमआरटीपी एक्ट 1969 के स्थान पर कंपटीशन एक्ट 2002 पारित हुआ। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में पर ध्यान दीजिए। पहला फेमा, एमआरटीपी एक्ट, काम के बदले अनाज कार्यक्रम और आईआरडीपी, इनको हमें सही क्रम में जमाना है कि पहले कौन सा आया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला है, दूसरा तीसरा चौथा पहला, दूसरा दूसरा चौथा पहला तीसरा, तीसरा है तीसरा चौथा पहला दूसरा
और चौथा है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। सबसे पहले MRTP एक्ट आया था 1969 में। फिर काम के बदले अनाज 1977 से 78। फिर आया था हमारा IRDP 1980 में। इसके बाद सबसे लास्ट में आया था फेमा 1999 में। तो हमें इन सभी सन को और इनका क्रम याद रखना है, क्योंकि यह प्रश्न UPPCS में भी पूछा जा चुका है, NTA नेट में भी पूछा जा चुका है। तो इस क्रम को हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 30 है, किस वर्ष MRTP आयोग की अध्यक्षता की गई? पहला 1960, दूसरा 1969, तीसरा 1972 और चौथा 1975। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 1969। 1969 में एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम पारित हुआ, जो जून 1970 से लागू हुआ। इसके अंतर्गत MRTP आयोग का गठन किया गया। राघवन समिति की अनुशंसा पर 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन भी किया गया था। प्रश्न नंबर 31 है, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष क्या था? पहला 1990, दूसरा 1991, तीसरा 1992 और चौथा 1988। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 1991। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा की गई। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए थे कि औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य कर दिए गए, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार, जिसे हम MRTP के नाम से जानते हैं, को लागू किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी के संबंध में नीतिगत निर्णय की घोषणा भी की गई थी। प्रश्न नंबर 32 है, वर्तमान युग में सनराइज उद्योग है। पहला सीमेंट, दूसरा रासायनिक उर्वरक, तीसरा खाद और चौथा इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। वर्तमान युग में सनराइज उद्योग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। एक सूर्योदय उद्योग वह है जो नया या अपेक्षाकृत नया है, तेजी से बढ़ रहा है और भविष्य में महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। सूर्योदय उद्योग के उदाहरणों में हाइड्रोजन ईंधन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, अंतरिक्ष पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, मछली पालन, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आदि सम्मिलित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की घोषणा सबसे पहली बार किस औद्योगिक नीति वक्तव्य से की गई थी? पहला सन 1942, दूसरा 1948, तीसरा 1956 और चौथा 1960। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा सन 1948। 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव संसद में रखा। इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक विचारधारा स्वीकार की गई, जिसमें औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों पर बल दिया गया। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से लघु उद्योगों पर किसमें अधिक जोर दिया गया? पहला 1948 की औद्योगिक नीति में, दूसरा 1956 की औद्योगिक नीति में, तीसरा 1977 की औद्योगिक नीति में और चौथा 1991 की औद्योगिक नीति में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा
1977 की औद्योगिक नीति में। दिसंबर 1977 में जनता सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति में लघु तथा कुटीर उद्योग धंधों के प्रवर्तन तथा विकास पर विशेष बल दिया गया। औद्योगिक नीति में लघु क्षेत्र को 3 वर्गों में रखा गया। पहला, कुटीर तथा लघु उद्योग। दूसरा, अति लघु उद्योग जिसमें मशीन तथा छोटे उपकरण भी आते हैं। तीसरा है लघु उद्योग जिसमें 10 लाख रुपए तक के निवेश की चीजें आती हैं। प्रश्न नंबर 35 है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइंस एजेंसी लिमिटेड, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में मुद्रा, भारत में प्रधानमंत्री द्वारा कब लागू की गई? पहला 8 अप्रैल 2015 को, दूसरा 8 मई 2015 को, तीसरा 8 अगस्त 2015 को और चौथा 8 सितंबर 2015 को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड का प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई। इसका मुख्य लक्ष्य धनहीन को धन प्रदान करना था, जिसमें शिशु उद्योग को 50,000, किशोर उद्योग को 50,000 से 5 लाख और तरुण उद्योग को 5 लाख से 10 लाख तक की राशि प्रदान की जा रही थी। प्रश्न नंबर 36 है, देश में प्रथम आधुनिक पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई? कब स्थापित की गई? पहला 1827 में, दूसरा 1812 में, तीसरा 1846 में और चौथा 1854 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 1812 में। भारत में प्रथम आधुनिक मिल 1812 में सैरामपुर बंगाल में स्थापित की गई थी, लेकिन कागज की मांग की कमी के कारण विफल रही। 1870 में कोलकाता के पास बल्लीगंज में फिर से शुरू की गई। भारत सरकार ने कागज उद्योग को कोर इंडस्ट्री के रूप में परिभाषित किया। कागज उद्योग कच्चे माल के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हुए लुगदी कागज, गत्ते एवं अन्य सेल्यूलोज आधारित उत्पाद निर्मित करते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, आबिद हुसैन कमेटी का संबंध किससे है? पहला बैंकिंग क्षेत्र से, दूसरा लघु उद्योगों के क्षेत्र से, तीसरा बृहद उद्योग क्षेत्र से और चौथा वित्तीय सुधारों से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, लघु उद्योगों से। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग क्षेत्र से है। इस समिति का गठन दिसंबर 1995 में लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु किया गया था। समिति ने जनवरी 1997 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके सुझाव थे लघु उद्योग की परिभाषा में विस्तार करके इसे लघु क्षेत्र एंटरप्राइजेस का दर्जा देना, जिससे विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र दोनों इसके अंतर्गत आ सकें। लघु उद्योगों के आरक्षित सूची की नीति के स्थान पर प्रतियोगिता और प्रोत्साहन की नीति को अपनाया जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, वर्तमान समय में विनिर्माण क्षेत्र में लघु इकाइयों के लिए निवेश सीमा है। पहला 5 करोड़, दूसरा 10 करोड़, तीसरा 2 करोड़ और चौथा 25 करोड़। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 5 करोड़। वर्तमान समय में विनिर्माण क्षेत्र में लघु इकाइयों के लिए निवेश सीमा 5 करोड़ रुपए है। प्रश्न नंबर 39 है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया? पहला 2005, दूसरा 2006, तीसरा 2007 और चौथा 2008। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2006। लघु सूक्ष्म एवं मध्यम विकास अधिनियम वर्ष 2006 में अधिनियमित हुआ।
इस अधिनियम में मध्यम क्षेत्र को पहली बार परिभाषित किया गया। इसके अंतर्गत विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए अलग अलग निवेश सीमाएं जो है वो निर्धारित की गई। प्रश्न नंबर 40 है, अभिकथन दिए गए हैं हमें। पहला है, भारत में आधुनिक लघु उद्योग की तुलना में परंपरागत लघु उद्योग की रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता अधिक है। दूसरा, परंपरागत लघु उद्योग में प्रति श्रमिक पूंजी का मूल्य आधुनिक लघु उद्योग में प्रति श्रमिक पूंजी के मूल्य की तुलना में कम है। तो हमारे ऑप्शन है पहला, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है किंतु आर गलत है। और चौथा, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोनों कथन सत्य हैं तथा तर्क आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि परंपरागत लघु उद्योगों में कम कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जो कि भारत में कम मजदूरी दर पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि आधुनिक औद्योगिक इकाइयों में ठीक उल्टा होता है। प्रश्न नंबर 41 है, 1991 की आर्थिक नीतियों के उत्तरोत्तर काल के अंतर्गत भारतीय सरकार निम्नलिखित की सहायता करती है। पहला, निजी विनियोग क्षेत्र की। दूसरा, निर्यात उद्योग की। तीसरा, छोटे उद्योग की। और चौथा, उपरोक्त सभी की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी की। 1991 की आर्थिक नीतियों के उत्तरोत्तर काल के अंतर्गत भारतीय सरकार निम्नलिखित की सहायता करते हैं। पहला, निजी विनिर्माण क्षेत्र की। दूसरा, निर्यात उद्योग की। तीसरा, छोटे एवं लघु उद्योगों की। प्रश्न नंबर 42 है, मणिपुर का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। पहला, हथकरघा उद्योग। दूसरा, रेशम उद्योग। तीसरा, चमड़ा उद्योग। और चौथा, बांस तथा बेंत उद्योग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, बांस तथा बेंत उद्योग। मणिपुर में बांस तथा बेंत उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त रेशम का भी पर्याप्त विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन उद्योगों को औद्योगिक और वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड के अधीन रखा गया था। पहला, बॉयलर तथा अन्य उत्पादन संयंत्र। दूसरा, कपड़ा उद्योग। तीसरा, बीमार उद्योग। और चौथा, हानिकारक रसायन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, बीमार उद्योग। बीमार उद्योगों को औद्योगिक और वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड के अधीन रखा गया था। जनवरी 1987 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक बीमार कंपनी का निर्धारण इस बात पर होगा कि कंपनी ऋण की अदायगी में सक्षम है या नहीं है। एक कंपनी बीमार कही जाएगी यदि उसके बकाया ऋणदाताओं के 50% या इससे अधिक सुरक्षित लेनदार हैं। यदि ऋण की अदायगी की नोटिस 30 दिन के भीतर भुगतान करने में कंपनी असफल रहे तब। प्रश्न नंबर 44 है, स्वतंत्रता के बाद चीनी उद्योग के विकास की यह विशेषता है कि इसकी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पहला, निजी क्षेत्र में। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में। तीसरा, सहकारी क्षेत्र में। और चौथा, जॉइंट क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सहकारी क्षेत्र में। स्वतंत्रता के बाद चीनी उद्योग के विकास की यह विशेषता है कि इसकी सहकारी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। चीनी के उत्पादन में भारत का ब्राज़ील के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। भारत के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक हैं। प्रश्न नंबर 45 है, आय की असमानता दूर करने में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला, बड़े उद्योग। दूसरा, निजी उद्योग।
तीसरा मध्यम उद्योग और चौथा लघु एवं कुटीर उद्योग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, लघु एवं कुटीर उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, रोजगार, आय सृजन, आय तथा संपत्ति के विकेंद्रीकरण, आय के न्यायपूर्ण वितरण, देश की निर्यात अर्जन शक्ति में योगदान, क्षेत्रीय विषमता में कमी आदि के संदर्भ में लघु तथा कुटीर उद्योग धंधे अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी था इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न नंबर 46 है, ग्रामों का मोक्ष कुटीर एवं लघु उद्योगों में निहित है, यह कथन किसका है? पहला विनोबा भावे का, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तीसरा महात्मा गांधी का और चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह सुझाया कि ग्रामों का मोक्ष कुटीर एवं लघु उद्योगों में निहित है। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर हमें कच्चा माल बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का उद्योग स्थापित किया जाता है तो वहाँ पे श्रमिक और कच्चा माल दोनों ही हमें बहुत आसानी से और कम कीमत पर उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्रामों का मोक्ष कुटीर एवं लघु उद्योग में है, कि पर्टिकुलर उन्हें किसानी से उतना लाभ नहीं हो पाता है। अगर वो कृषि के साथ साथ औद्योगिक संस्थाओं यानी कि कुटीर एवं लघु उद्योग में कार्य करेंगे तो उनका विकास ज़्यादातर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, दूसरा वे पारंपरिक हैं, तीसरा उनका प्रबंध करना आसान है और चौथा सरकार उनकी सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बहुत से लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है पहला वस्त्र उद्योग, दूसरा कागज उद्योग, तीसरा हथकरघा उद्योग और चौथा जूट उद्योग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, हथकरघा उद्योग। वस्त्र उद्योग तथा जूट उद्योग बड़े उद्योग हैं, जबकि हथकरघा उद्योग लघु उद्योगों से पहली पंचवर्षीय योजना में 3 नए अलग बोर्ड स्थापित करते हैं। पहला अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड जो अक्टूबर 1952 में आया था, दूसरा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड जो नवंबर 1952 में आया था और तीसरा है अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो 1956 में आया था। इस प्रकार हथकरघा उद्योग एक महत्वपूर्ण लघु उद्योग के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीकरण का उपाय नहीं है? पहला आयात शुल्क में कमी करना, दूसरा आयात लाइसेंस को समाप्त करना, तीसरा सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश और चौथा विदेशी प्रौद्योगिकी मुक्त प्रवाह की अनुमति। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विदेशी प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह की अनुमति। भारत में उदारीकरण या भूमंडलीकरण का प्रारंभ 1991 में औद्योगिक नीति से हुआ था। इसके तहत दिए गए विकल्पों में गरीबों को आर्थिक सहायता में वृद्धि करना इसका अंग नहीं था। मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार कहा है कि किसी भी प्रश्न में हमें ये देखना है कि पर्टिकुलर चीज़ का अस्तित्व पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। तो इस प्रश्न में भी इसका नहीं पूछा गया कि
उपाय नहीं है। बाकी जो तीनों हैं कि आयात शुल्क में कमी करना, लाइसेंस समाप्त करना, इक्विटी का विनिवेश, ये सारे के सारे भूमंडलीकरण के उपाय हैं। लेकिन विदेशी प्रौद्योगिकी मुक्त सुझाव की अनुमति नहीं देता, ये उपाय नहीं है। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्वीकरण का कदम नहीं है? पहला, सार्वजनिक क्षेत्र की अंश पूंजी का विनिवेश। दूसरा, आयात कर में कटौती। तीसरा, रुपए को परिवर्तनीय बनाना। चौथा, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के स्वतंत्र प्रवाह को अनुमति देना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की अंश पूंजी का विनिवेश। वैश्वीकरण के अगर हम मुख्य घटकों की बात करें कि वैश्वीकरण में किन किन चरणों को या स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, तो पहले नंबर पर आता है आयात में कटौती की जाती है। अगर हम किसी भी देश का या अर्थव्यवस्था का विकास चाहते हैं तो हम केवल बहुत अति आवश्यक चीज़ों का ही आयात करें, अदरवाइज़ हम अपने देश की ज़्यादातर चीज़ों का निर्यात करें, जिससे हमें विदेशी मूल्य प्राप्त होता है और हमारे देश का आर्थिक विकास भी होता है। दूसरे नंबर पर आता है रुपए को परिवर्तनीय बनाना। ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा कदम नहीं है, इसलिए कौन सा नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र की अंश पूंजी का विनिवेश नहीं है। बाकी आयात में कर कटौती है, ताकि बाहर से आने वाली चीज़ें भी हमें बिना कर के प्राप्त हो सकें। दूसरा है रुपए में परिवर्तनीयता। तीसरा, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के स्वतंत्र प्रवाह को अनुमति देना, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की अंश पूंजी का विनिवेश अंश पूंजी का जो विनिवेश है वो वैश्वीकरण का कदम नहीं है। अगर हम किसी भी एक औद्योगिक उसकी बात करें तो औद्योगिक विकास अगर हम नियम की बात करते हैं तो यह 1951 में बनाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा भारत में उद्योगों के विकास और पंजीयन के लिए तैयार किया गया था। इस औद्योगिक अधिनियम के मुख्य उद्देश्य में अगर हम सम्मिलित करें तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो इंडस्ट्री और टर्सरी इन दो क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आ गया है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा व्यक्ति कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, जहाँ से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। हमारे पास वर्तमान समय में इतनी टेक्नोलॉजी भारत ने विकसित कर ली है कि हर एक क्षेत्र में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर उत्पादन को बढ़ा सकें, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, उसकी सप्लाई होना यानी कि पूर्ति होना बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम पर्याप्त टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम एक टॉपिक वाइज वीडियो लेके आ रहे हैं कि पूर्व परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम आगे तैयारी कैसे करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करिए, ताकि हमें आपके विचार पता चलते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके, जिससे कि आप उस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है उसको प्राप्त कर सकें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, आज नहीं कल हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हैव अ गुड डे।